जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जो घटना चक्र बीपीएससी का सीरीज चला रहे थे लोग, उसमें किसान आंदोलन एवं विकास सेटा को रिवीजन किए थे लोग। उसमें पहला क्वेश्चन कर लिए थे लोग, लेकिन इसी वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है यानी कि किसान आंदोलन एवं विकास है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो यह जो दंगा हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दरें वसूल की जाती थी या ऊंची ब्याज दरें लगाई गई होगी, इसीलिए यह दंगा हुआ था। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दरें और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर माना है, यानी कि बीपीएससी ने इसे इसका उत्तर क्या माना है, तो बी माना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चला गया था। तो जो एका आंदोलन था वो अवध के क्षेत्र में चला गया था। कहाँ चला गया था, तो अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चला गया था। वर्ष 1921 से 22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई बहराइच एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मदारी पासी से आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो लगान का नगद में परिवर्तन। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था। एका आंदोलन 1921 से 22 से, यानी कि जो यह आंदोलन था एका आंदोलन, यह कब से कब तक चला था, तो 1921 से लेकर 22 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थे। किसानों से 50%, किसानों से कितना प्रतिशत, तो 50% अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे, यानी कि गुर्गे का मतलब क्या होता है, ठेकेदारे। जमींदारों के ठेकेदारे किसानों को प्रताड़ित करते थे, यानी कि जमींदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। उसके बाद ये अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि नाई धोबी बंधे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंधे सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था। तो यह जो आंदोलन था नाई धोबी बंद आंदोलन किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चला गया था। कहाँ चला गया था, प्रतापगढ़ जिले में चला गया था। और जो यह नाई धोबी बंद आंदोलन है यह कब चला गया था, तो 1919 ईस्वी में इसे चला गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंदे सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र का नया चेहरा इस आंदोलन में उभरा, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र जो थे, इनका मूल नाम क्या था, तो श्रीधर बलवंत जोधपुरकर इनका मूल नाम था। का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और इनके सहयोग से, तो आपका श्रीधर बलवंत जोधपुरकर के सहयोग से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो अगर बात की जाए कि इन चारों ऑप्शनों में से किसने भी बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। और कब जुड़े थे, तो जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी समय महात्मा गांधी जी के साथ ये चंपारण भी आए थे।
राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे बिहार में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के दौरान ही महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े थे, तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगर बात की जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की गठित हुई थी, उसमें कौन सा मंत्रालय इन्हें दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री इन्हें मिला था। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत से संबंधित है, तो इनका संबंध किस आंदोलन से हो जाएगा, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया। वनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। यानी कि जो यह अखिल भारतीय किसान सभा था, इसके महासचिव कौन थे, तो NG रंगा थे। कौन थे, NG रंगा इसके महासचिव थे और अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। यहाँ पे भी ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस यानी कि दूसरा सत्र भी चला और दूसरा सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो NG रंगा के द्वारा किसान सभा की दूसरे सत्र की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसका गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1936 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में पहला अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, तो लखनऊ में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 से जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और NG रंगा को महासचिव चुना गया। अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सहजानंद सरस्वती को और महासचिव NG रंगा को चुना गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो जो यानी कि इसका गठन कब किया था, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले, यानी कि अगर गठन उन्होंने किया है तो मृत्यु के बाद तो कोई करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले इसका गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में किया गया था। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष तथा NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। महासचिव कौन चुने गए थे, तो NG रंगा चुने गए थे। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पूर्व यानी कि पहले शाहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांगे भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यहाँ से भी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि साराबंदी आंदोलन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इस साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारडोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारडोली के मेहता बंधुओं अगर यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि यह जो नाम दिया गया है मेहता बंधुओं, यह पहली बार देखने को मिला है। तो जैसे सैयद बंधुओं का नाम पूछता है, उसी तरह मेहता बंधुओं का भी नाम में आ सकता है। तो मेहता बंधुओं के नाम में अगर कौन कौन थे, तो कल्याण जी और कुंवर जी, इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त रूप से इन्हें मेहता बंधुओं कहा जाता है। मेहता बंधुओं तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चला गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी यानी कि साराबंदी आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बारडोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश से साराबंदी आंदोलन न कर अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। यानी कि जो प्रश्न है उसमें 1922 दिया गया है, और यह जो 1922 है यह गलत है, क्योंकि जो साराबंदी आंदोलन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, तो 1928 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो जो बारडोली सत्याग्रह चलाया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि वही प्रश्न पूछ रहा है कि बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, यानी कि यह जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक किसान नेता का जिक्र किया गया और उनका नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। उसके बाद अगला चैप्टर है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस से या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि एआईटीयूसी की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। जो एआईटीयूसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 को। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए कि जब एआईटीयूसी की स्थापना हुई थी, तो उस समय यानी कि उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यानी कि प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो दीवान चमनलाल बजाज इसके महासचिव थे। और जो यह संस्था थी या इस संघ था, इस संघ का यानी कि टूट गया बाद में चल के। और कब टूटा? यानी कि इसका विभाजन हो गया 1929 में, और नागपुर अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी उस समय? एआईटीयूसी की। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका गठन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 का इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट वही प्रश्न पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय इससे के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था। तो यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन का क्रांतिकारी चरण की बात की जाए तो 1926 से लेकर 1939 तक इसका क्रांतिकारी चरण रहा था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष से पहचानिए। तो जो आरएसएस की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना 1925 में की गई थी और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी स्थापना 1925 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 1925 है और 1925 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। यानी कि आरएसएस की स्थापना नागपुर में की गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम एन राय थे। कौन थे? एम एन राय थे। अगर एम.एन. राय की पूरा नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि कमेंटर्स और जिसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। जो यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है इसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना मार्च 1919 से 1919 में मॉस्को में की गई थी। कम्युनिस्टर्स कॉमिंटन के निर्माण में व्लादिमीर लेनिन यानी कि व्लादिमीर इलियच उलियानोव और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक की मुख्य भूमिका रही। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? एम.एन. राय पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है अगला चैप्टर रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। अब इस पे एक प्रश्न देखते हैं जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश से सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकारें जिसको चाहे और जब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकते थे। इसलिए इसे कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित करना यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह जो एक्ट था यह सीमित करता था। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकते थे। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत भी कह सकते हैं या व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। कौन सी स्वतंत्रता को सीमित किया गया था? तो या तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था परंतु रॉलेट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए थे जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अतः विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल तथा जनरल डायर ने निरीक्षण से नरसंहार कराया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न वही प्रश्न पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो यह हत्याकांड था यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की अमृतसर के जालियांवाला बाग के भीड़ का दमन हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जालियांवाला बाग त्रासदी से 1919 का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि जालियांवाला बाग प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? यानी कि जो जालियांवाला बाग हुआ था उसमें लोग जो बाग था या गार्डन था उसमें लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, यानी कि किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसी के विरोध में लोग प्रदर्शन करने उस बाग में उतरे थे। रॉलेट एक्ट के बढ़ते बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निरीक्षण से नरसंहार कराया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किससे कारण त्यागी थी? तो इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इससे उपाधि को लौटा दी थी, यानी कि त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब इस सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। उसके बाद ये अगला चैप्टर है खिलाफत आंदोलन। अगला चैप्टर का नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने इसे 100 वर्षों में भी, यानी कि महात्मा गांधी ने इस रूप में इसे देखा था। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष यानी कि 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 1920 की खिलाफत एक कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो यह जो खिलाफत कमेटी की सभा थी वह इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद, अभी इसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रखा गया है। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद ही अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो जो वर्साई की संधि थी, यह खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया।
खिलाफत आंदोलन का तात्कालिक मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर कठोर शांति शर्तें लगाए जाने की आशंका और मुस्लिम जगत में सम्मानित खलीफा कौन सा पद है, तो खलीफा के पद और उसके अधिकारों की रक्षा। इसी संदर्भ में बंबई में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी, तो मार्च 1919 में। और कहाँ पे बनाई गई, तो बंबई में। खिलाफत एक समर्थक मुसलमानों को विश्वास था कि ऑटोमन साम्राज्य के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा नरमी बरती जाएगी। लेकिन जर्मनी के साथ ही जून 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई वर्साई की अपमानजनक संधि ने इनका भ्रम तोड़ दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन तीव्र हो गया, ताकि तुर्की के पवित्र स्थानों और खलीफा के पद की रक्षा की जा सके। हालांकि वर्साई की संधि का सीधा संबंध ऑटोमन साम्राज्य से नहीं था, किंतु इसने भारत में खलीफा के पद और ऑटोमन साम्राज्य के भविष्य को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रभावित किया था। उसके बाद ये अगला चैप्टर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं लोग कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था, तो बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। असहयोग का प्रथम उदाहरण बंगाल में घटित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किया था। कब किया था, 1920 में से प्रारंभ किया था। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 से हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1920 में से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। यानी कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा के कांड हो गया था। उसी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। यह जो चौरी चौरा है यह कहाँ पे है, तो यह अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। चौरी चौरा शहीद स्मारक के अनुसार चौरी चौरा में हुई इस दुर्घटना में कुल 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जो चौरी चौरा घटा हुआ था उसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो कुल 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस से वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्णय कब लिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को। और कहाँ पे, तो बारदोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस निर्णय को लिया गया था। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। कौन सी घटना, तो चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन को 1922 में निलंबित किया गया था। कब निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को, तो 1922 में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कथन सही नहीं की बात कर रहा है, तो पहला कथन कर रहा है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यह वर्ष 1921 में नहीं किया गया था, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो यही कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यह कथन सत्य है। और तीसरा कथन है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी कथन आपका सही है। यानी कि अगर गलत की बात किया जाए तो सही नहीं है, यानी कि ए नंबर इसका सही नहीं है।
असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत ये कब से हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की एक कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1922 को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहला क्रम दिया गया है कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड या तो यानी कि सबसे पहले यही कांड हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी आपका सत्य है, यानी कि पहला के बाद दूसरा क्रम ठीक है। तीसरा क्रम दिया गया कि गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, ये भी कथन सत्य है, यानी कि 1, 2, 3। और चौथा तो इसी तरह हो जाएगा कि गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी कि स्थगन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह चारों जो क्रम है यह सत्य है। 1, 2, 3, 4। 4 फरवरी 1922 से 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, चौरी चौरा कहाँ है? तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलने के उपरांत गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा दी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी? तो 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। और इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो जो चौरी चौरा है यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिला में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन की बात कर रहा है सही नहीं है। तो पहला कथन कर रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। यह कथन गलत है। उच्च जातियों के अलावा भी लोग, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी भाग लिए थे और शहरी क्षेत्र के भी लोग भाग लिए थे। दूसरा कथन है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। ये भी कथन गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी जो थी यानी कि जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया था, बल्कि इसने पार्टिसिपेट भी किया था। और तीसरा कथन करा है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसमें पहला और दूसरा कथन जो है सत्य नहीं है और तीसरा कथन क्या है? तो सत्य है। इस प्रकार बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय के काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज की। जो मद्रास की जस्टिस पार्टी थी इसने कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी? तो 63 सीटों पे जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी कथन सही नहीं पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग शायद पिछले स्लाइड में देख चुके हैं लोग, जिसमें सबसे पहला कथन कर रहा है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था। दूसरा कथन है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये कथन सत्य है।
तीसरा कथन है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी कथन आपका सत्य है, यानी कि बी सी कथन सत्य है और जो ए है यह कथन जो है यह गलत है। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को इसे आंदोलन में कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। किस विश्वविद्यालय में दिया था? गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण तो बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उसके बाद ही अगला चैप्टर है स्वराज पार्टी का गठन है 1923 से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थे? तो राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु इस पार्टी की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1922 को गया में महाराजा टिकरी के निवास स्थान पर हुई बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस से खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई। वर्ष 1923 में कांग्रेस से खिलाफत स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था तथा 20 से 22 फरवरी 1923 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में इसे नवगठित पार्टी की सामान्य बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को मंजूरी दी गई तथा साथ ही पार्टी को नया नाम स्वराज्य पार्टी दिया गया। इसका नया नाम क्या दिया गया? तो स्वराज्य पार्टी दिया गया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। यानी कि जो स्वराज्य पार्टी थी इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो सी आर दास बने थे और इसके सचिव कौन बने थे, यानी कि महासचिव कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थे। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी वह की हुई थी तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी। उसी पे एक यानी कि जो अभी हम लोग लाइन पढ़े लोग उसी पे प्रश्न पूछा गया कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद यानी कि किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो जो स्वराज दल थी उसकी स्थापना चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो यानी कि कांग्रेस से यानी कि कांग्रेस जो संगठन थी उसी के संगठन में से स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस से टूटकर स्वराज पार्टी बनी थी। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के एक भाग के रूप में की गई, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास से बनाया गया और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए। जो स्वराज पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास और इसके महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? इसकी घोषणा सी आर दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास है यानी कि जो चित्तरंजन दास या सी आर दास है इन्हें देशबंधु के रूप में भी जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यानी कि यह कथन भी पूछ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो चित्तरंजन दास के द्वारा यह कथन कहा गया है। उसके बाद ये अगला चैप्टर है साइमन कमीशन 1927 से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। तो साइमन ने कमीशन के बारे में यह कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? साइमन ने कमीशन के बारे में कहा जा रहा है।
वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन ये कहा जाता है। यानी कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग के सभी सातों सदस्य ब्रिटिश थे और इसमें किसी भी भारतीय राजनीतिक दल, समूह या समुदाय के एक भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था। और यही कारण इस यानी कि साइमन कमीशन का विरोध का यही कारण भी बना कि इसमें भारतीयों को क्यों शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम में 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो अगर इसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था तो इसमें भारतीय भी शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, यह वर्ष 1928 में आया था। कब आया था? वर्ष 1928 में पहली बार भारत में आया। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग यानी कि स्टैट्यूटरी कमीशन के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व यानी कि नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। कब की थी? तो नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इस कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। जो साइमन कमीशन था यह बम्बई को पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। उसके बाद ये अगला प्रश्न ये देखते हैं लोग कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो नवंबर 1927 में की गई थी। तो यहाँ पे नवंबर 1927 से ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब यानी कि 2014 में यह एग्जाम हुआ था, उस समय इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो इसके विषय की बात की जाए तो जो नेहरू रिपोर्ट था इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के शामिल न होने के कारण भारत में कमीशन के खिलाफ हो रहे विरोधी प्रदर्शन के दौरान भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति अध्यक्ष समित सदस्यों की कुल संख्या 10 थी, यानी कि अगर अध्यक्षों की मिलाई जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थे। 9 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। उसके बाद अगला चैप्टर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, यह कथन दिया गया है कि कथन कर रहा है कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यानी कि लहर गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? यानी कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था।
लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भारतीय पुरुष महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में होता, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? वर्ष 1929 में इसे पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद ही अगला प्रश्न है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1930 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उसी पे आधारित प्रश्न है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया। उसके बाद अगला चैप्टर है सौन्य आज्ञा आंदोलन। अगला चैप्टर का नाम क्या है? सौन्य आज्ञा आंदोलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि दांडी यात्रा की गई थी। तो जो दांडी यात्रा हुई थी यह 1930 ईस्वी में की गई थी। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के द्वारा नमक के सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों यानी कि महात्मा गांधी समेत कुल 81 सदस्य, अगर महात्मा गांधी जी को मिला दिया जाए तो कितने सदस्य थे? तो इसमें 81 सदस्य थे। 81 यानी कि 80 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने अब 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया तथा औपचारिक रूप से सौन्य आज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सौन्य आज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक के नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की। यह भी इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु से यानी कि जब सौन्य आज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था तो तमिलनाडु में गांधीवादी नेता कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक के नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो जो यात्रा थी 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक यह यात्रा चली थी? तो 24 दिनों तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सौन्य आज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से इसे प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने इसे कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से इसे प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि वर्ष 1930 से वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डांडी से इसे प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? डांडी से शून्य अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शून्य अवज्ञा आंदोलन, ये नया प्रश्न है कि शून्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। यानी कि जब ये महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो उसमें कितने दिनों तक यानी कि कितने मील तक वो पैदल चले थे? तो 241 से मील की दूरी तय की थी। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी। कितने दिनों में यह दूरी तय की थी? तो 24 दिनों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे उद्देश्य की बात करें तो नमक कानून को निरस्त करना ये भी उद्देश्य था, और उसके बाद आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना ये भी उद्देश्य था। और भारत के लिए अगर ये अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज की इस आंदोलन के तहत मांग की जा रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांगे। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना। उसके बाद है पूर्ण स्वराज के लिए शून्य अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि शून्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। यानी कि जब आंदोलन असफल हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने किससे पे महत्व दिया था? तो रचनात्मक के कार्यक्रम को इसके बाद उन्होंने महत्व दिया था। शून्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक के कार्यक्रम को महत्व दिया। वर्ष 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो जो खुदाई खिदमतगार था, ये जो संगठन था या संस्था थी, इसे खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा इसे संगठित किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, इनका पूरा नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में शून्य अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो इस आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था। रेड शर्ट्स आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा इस आंदोलन को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी कि इन चारों नामों में से किसका उपनाम या उनका उपाधि यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो इनका असली नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान इनका असली नाम हो जाएगा।
उसके बाद अगला चैप्टर है गांधी इरविन समझौता। अगला चैप्टर का नाम क्या है? गांधी इरविन समझौता, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो यह कब हुआ था? 1931 से 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च से 1931 से, यह जो है गांधी इरविन समझौता, इसे आप ये डेट के साथ याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च से 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार यानी कि कौन कौन सी इसमें बातें कही गई, तो सबसे पहली बात है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से सैन्य अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, पहली बात ये थी। और दूसरी शर्त क्या थी कि राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया, यानी कि यह दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त ये थी कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार इस समझौते के तहत दिया गया। उसके बाद है चौथी यानी कि बात के समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी मिल गई। और पांचवी शर्त थी कि कांग्रेस से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, BS श्रीनिवास शास्त्री तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी या गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद ये अगला चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्टें 2 भागों में प्रकाशित हुई। भारतीय राजनीति के संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कमीशन की रिपोर्टें प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था या प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, यह कब बुलाया गया था? तो नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन में लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, यानी कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख भारतीय व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू, BS श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रश्नगत विकल्पों में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 से 1932 में हुआ था। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक के लंदन में आयोजित किया गया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 1930 से लेकर 1931 तक के, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, यानी कि तीसरा सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सॉरी, वहाँ पे तीसरा में यानी कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो कांग्रेस ने तो बहिष्कार कर दिया था। तो अगर बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो पहला में भाग नहीं लिया था और तीसरा में भाग नहीं लिया था। तो पहला और तीसरा, और दूसरा में महात्मा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रश्न पे यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, तो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन या दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था। तो दलितों के लिए पृथक के मतदान के विषय पे मतांतर हो गया था, यानी कि दोनों में मतभेद हो गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथे कहाँ से भारत लौटे थे। तो लंदन से ये खाली हाथे भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। यह कथन है और यह कथन भी एग्जाम में कई बार बन जाता है। इस पे प्रश्न है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। कथन क्या है, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया है और इसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय इंग्लैंड के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद ही अगला चैप्टर है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट यह कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। जिस पे सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
24 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक के निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था, यानी कि दलितों के लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचक के समूह बनाया गया था। ब्रिटिश से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कब प्रस्तुत किया था? तो 16 अगस्त 1932 को, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित या आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक के मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थे? तो सांप्रदायिक के अवार्ड में 71 सीटें प्रदान की गई थी और पूना पैक्ट में उसे करके यानी कि 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें प्रदान की गई थी और पूना पैक्ट में 147 सीटें प्रदान की गई। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। कितनी थी सीटों की संख्या? तो 71 थी, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता में बढ़ाकर 148 मद्रास 30, सिंध सहित बंबई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत एवं बरार में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 148 और 147 दोनों नजदीकी आंसर है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल ने सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो पूना समझौता हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। उसके बाद ये अगला चैप्टर है कांग्रेस सोशलिस्ट या समाजवादी पार्टी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी कि इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन तो पटना में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इनका संबंध कांग्रेस से समाजवादी यानी कि कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1934 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है अगला चैप्टर प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, यानी कि प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव का गठन किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों यानी कि मद्रास में 215 में से 159 सीटें, बिहार में 152 में से 58 सीटें, मध्य प्रांत और बरार में 112 में से 70 सीटें और संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60 सीटों में से 36 सीटें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस से बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, यानी कि कांग्रेस ने बंबई में पूर्ण बहुमत लगभग असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस से सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहे। किस प्रदेश में जो कांग्रेस थी वह सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही? तो बंगाल था और पंजाब और उसके बाद सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रहे। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों कौन कौन से थे? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी
सरकारें गठित की। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत यानी कि 175 में से 86 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक है भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यानी कि 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कमेटी 1937 हुई थी उसमें भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। उसके बाद ये अगला टॉपिक है या अगला चैप्टर है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट या कब हुआ था। तो 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस से 1938 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था या कौन निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा अभी वर्तमान में कहाँ है तो यह गुजरात में है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 से हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस कितने बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे तो 2 बार, एक के हरिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष और दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कि 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इन्होंने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष यानी कि निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार यानी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन की कितनी बार अध्यक्षता की थी तो 2 बार की थी। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। ध्यातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत विशेषकर जापान के आत्मसमर्पण के संबंध में अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया। जो यूएसए था यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यह जापान पे कब परमाणु बम गिराया था तो अगस्त 1945 में, तथा जापान ने सितंबर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान अगस्त सितंबर 1945 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इस समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, ना कि चर्चिल। जुलाई 1945 से ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के उपरांत चर्चिल की जगह एटली वर्ष 1945-51 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश संसद के अधिकारी के शोध लेख यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स लाइब्रेरी में स्पष्ट है कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रशासन के माध्यम से की थी। किसने की थी तो क्लीमेंट एटली ने की थी। उसके बाद ये अगला टॉपिक है देसी रियासतें, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो जो बटलर कमेटी का गठन हुआ था 1927 में, उसका उद्देश्य की बात करें तो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। इसे कमेटी का उद्देश्य था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था, यानी कि बटलर समिति का गठन कब किया गया था तो वर्ष 1927 में किया गया था। बटलर समिति का गठन कब किया गया था तो 1927 में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, यानी कि जो यह बटलर समिति है इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय
नरेशों यानी कि राजाओं भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेज़ली एस्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। एस्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1927 में इसका गठन हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों और प्रजा मंडलों का संघ था। इसमें विभिन्न रियासतें से आए लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। यह जो कॉन्फ्रेंस था इसमें कितने पॉलिटिशियन ने भाग लिया था? तो लगभग 700, और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य, और ये राज्य कौन कौन से थे? तो कश्मीर, हैदराबाद के निजाम त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? यानी कि यह जो समानांतर आंदोलन था उसका नाम क्या था? तो प्रजा मंडल आंदोलन इसका नाम था। क्या था? प्रजा मंडल आंदोलन इसका नाम था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कौन कौन से राज्य थे? तो कश्मीर, हैदराबाद के निजाम त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम है प्रजा मंडल आंदोलन था। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन वर्ष 1937 से 40 तक रहे थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कार्यकाल वर्ष 1940 से 45, यानी कि विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल वर्ष कब से कब तक रहा था? 1940 से लेकर 1945 तक। नोट पॉइंट है कि विंस्टन चर्चिल ने दो बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल 1940 से 45 तथा वर्ष 1951 से 55 तक रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान की मांगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रहमत अली के द्वारा इसे लिखा गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, नाउ और नेवर आर वी टू लाइव और पेरिश फॉर एवर में नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थे, जिसे उसने पाकिस्तान नाम में, यानी कि चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द प्रयोग किया था। बाद में पाकिस्तान कहा गया, यानी कि चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट ने पाकिस्तान नाम का शब्द का प्रयोग किया था, और जिसे बाद में क्या रखा गया? इसी पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम रखा गया और पाकिस्तान कहा गया यानी कि दिया था। पाकिस्तान शब्द की रचना पी से आपका पंजाबी, ए से अफगान या अफगान प्रोविंस से, और के से आपका कश्मीर है, तथा एस से हो जाएगा आपका सिंध प्रांतों के पहले अक्षर से, तथा बलूचिस्तान प्रांत के अंतिम 3 अक्षरों से की गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे पाकिस्तान के शब्द का मतलब दिया गया है, जैसे इंडिया का मतलब होता है उसी तरह पाकिस्तान का भी दिया गया है। तो पी से हो जाएगा आपका पंजाब, ए से अफगान प्रोविंस से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, के से कश्मीर, एस से सिंध और टी एन से यानी कि बलूचिस्तान, इसी को मिला के पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो के नारा दिया था। और यह क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग था क्योंकि यह 71 बीपीएससी में पूछा गया और बहुत सारे बुक में नहीं देखने को मिलता है, जिसकी व्याख्या देखते हैं लोग। बांटो और छोड़ो यानी कि डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में बुलंद किया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश पहले भारत के 2 भागों यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटे और उसके बाद भारत को छोड़कर जाएं। इसी सोच को राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो कहा गया।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। इसी लाहौर प्रस्ताव को ही आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। यही लाहौर प्रस्ताव जो था, यह आगे चलकर किस प्रस्ताव के नाम से जाना गया? तो पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हालांकि यह बातें ध्यान देने योग्य है कि इस प्रस्ताव में ना तो विभाजन और ना ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बातें की गई थी, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के। इसे ही उस समय के कुछ लोगों द्वारा दो स्वतंत्र देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान ने मांग के रूप में देखा गया। हालांकि लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव ने ही आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस प्रस्ताव को 1940 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस से मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 से कब? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 से मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई के तहत नोहाकली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। यानी कि इसमें सबसे प्रमुख केंद्र कौन रहा था दंगे का? तो नोहाकली रहा था। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने कहा है या यह किसने लिखा है? यानी कि यह कथन है, और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो W हंटर के द्वारा यह कथन कहा गया है। और यह कथन क्या है? तो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो W हंटर के द्वारा यह कथन कहा गया है। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व में बचा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे कब, यानी कि यह सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पौनार महाराष्ट्र से विनोबा भावे के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पौनार आश्रम में महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू के छिवकी रेलवे स्टेशन यानी कि प्रयागराज, यह जो छिवकी रेलवे स्टेशन है यह कहाँ पे है? तो प्रयागराज पर गिरफ्तार होने के उपरांत ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया गया था। यह जो हम लोग अभी सत्याग्रही पढ़े हैं लोग, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे तीसरे सत्याग्रही? ब्रह्मदत्त थे।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के या प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे की बात करा तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे तीसरे सत्याग्रही। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो 1942 में इसे लाया गया था। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सर स्टॉपर्ट क्रिप्स से दिल्ली कब पहुंचे थे, तो ये 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। अमेरिका व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी, तो 11 मार्च 1942 को की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई थी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टॉपर्ट क्रिप्स कर रहे थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिया गया है और इसमें यानी कि फिल इन द ब्लैंक से भरना है। प्रश्न है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसे ने लिखा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यह कथन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह कथन कहा गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह कथन कहा गया है। और यह कथन किससे पुस्तक में कहा है उन्होंने, तो इंडिया विंस फ्रीडम में। इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की यह पुस्तक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। तो यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम में एक उत्तर दिनांकित यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टॉपर्ट क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। क्रिप्स कितने सप्ताह भारत में रहते, तो 3 सप्ताह मार्च अप्रैल 1942 तक। और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे, जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है ऑन अ क्रैशिंग बैंक को एक पत्रकार ने जोड़ा था। अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला टॉपिक का नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था यह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक यानी कि जो यह भारत छोड़ो आंदोलन है, इसे ग्वालियर टैंक इसे अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें वार्ता प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942
थोड़े बहुत ही संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और ये भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ही हो गई। 9 अगस्त 1942 को नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसकी व्यवहारिक शुरुआत कब से हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करे सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। यानी कि महात्मा गांधी जी को और सरोजनी नायडू को कहाँ पे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था और सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव बंबई में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो आगा खां पैलेस में, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कैद किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। वार्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरुणा आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक एक प्रस्ताव पास किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनाया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया है। या ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन 71 BPSC ने उसी नारा को यहाँ पे घुमा के पूछ दिया है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे यानी कि करो, या अभियान में मर जाएंगे यानी कि मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अवसर पे दिया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो यानी कि डू और डाई के मंत्र के रूप में यह बात कही। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब निश्चित कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर कर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व क्या हो जाएगा? इनमें से किसी ने भी, यानी कि नेतृत्व जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके नेतृत्व का था बहुत सारे लोग थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्ध रात्रि में समाप्त हुई। 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। यह आंदोलन कैसे हो गया? तो यह आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के चलता रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। करो या मरो का नारा जो है यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध हो जाएगा। प्रश्नगत नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय
कतिपय संशोधनों के बाद ये पास कर दिया गया। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हमें भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे।